कोल्ड वॉर। दोस्तों 1945 में एलाइड फोर्सेस यानी यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान को हरा दिया था और इसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड भी हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू का एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट की तरह था और इसी के साथ पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है और यही एंड कोल्ड वॉर की बिगिनिंग भी था। वर्ल्ड वॉर टू के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने जर्मनी के खिलाफ अपनी फोर्सेस को एक कर दिया था। सोवियत आर्मी वेस्ट की तरफ मार्च करती हैं और अमेरिकन ईस्ट की तरफ। 1945 में एलाइड सोल्जर्स जब जर्मनी में एल्बे रिवर के पास मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़े गर्मजोशी के साथ गले लगाते हैं क्योंकि उन्होंने नाज़ीज़ को हरा दिया था। लेकिन उनके लीडर के दरमियान ये गर्मजोशी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती क्योंकि उनके दरमियान राइवलरी की शुरुआत हो चुकी थी। कंपीटिंग पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ की वजह से जर्मनी यानी मॉसडी लगभग हाफ सेंचुरी लंबी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर देती हैं जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। What is the Cold War? जैसा कि हमने बताया वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूरोप पूरी तरह बर्बादी की हालत में था। जर्मनी और जापान जैसी पावर वर्ल्ड में हार चुकी थी और ऐसे में वर्ल्ड की दो सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाती हैं। इन्हीं दोनों सुपर पावर की राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ये कन्वेंशनल वॉर की तरह नहीं था क्योंकि इसमें कभी भी दोनों साइड आपस में आकर फाइट नहीं करती थी, बल्कि ये वॉर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के बीच में एक आइडियोलॉजिकल फाइट थी जिसमें ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसमें दोनों के दरमियान आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के लिए कोशिश चल रही थी। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले ही यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान दरार दिखने लगी थी। यूएस इस बात से नाराज़ था कि सोवियत लीडर स्टालिन ने 1939 में जर्मनी के साथ एक नॉन एग्रीशन पैक्ट साइन किया था। वही स्टालिन एलाइज को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने 1944 में जर्मन ऑक्युपाई यूरोप पर इन्वेजन क्यों नहीं किया था। इस तरह दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा खो चुके थे और फिर जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराई तो फिर राइवलरी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन को तो एटम बम के बारे में बता दिया था लेकिन स्टालिन को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। यहाँ तक कहा जाता है कि यूएस ने एटम बम का यूज़ ही इसलिए किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन को एशिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री गेन में रोकना चाहता था, साथ ही वो खुद को सुप्रीम साबित करना चाहता था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के राइवल बन चुके थे। इसी के बाद दोनों साइड वर्ल्ड में अपने अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश में लग जाती हैं और दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक फाइल किया जाता है। फिर आर्म रेस से लेकर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तक और बर्लिन वॉल से लेकर वियतनाम और कोरिया तक कोल्ड वॉर की राइवलरी को देखा जा सकता है। लेकिन इस सब की शुरुआत होती है वर्ल्ड के दो बड़े पावर ब्लॉक में डिवाइड होने से। आइए देखते हैं कैसे। द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। दोनों सुपर पावर वर्ल्ड में अपने अपने पावर को एक्सपेंड करना चाहती थी, जिसके बाद से वर्ल्ड दो बड़े बड़े अलायंस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। अलायंस सिस्टम को ज्वाइन करने वाले छोटे छोटे मुल्कों को प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक वेल्थ देने का वादा किया जाता था। इसी तरह सुपर पावर बनाया हुआ अलायंस सिस्टम वर्ल्ड को दो बड़े बड़े कैंप में डिवाइड करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये डिवीजन यूरोप में देखने को मिलता है। वेस्टर्न यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएस को ज्वाइन कर देती हैं और ईस्टर्न यूरोप सोवियत कैंप ज्वाइन कर देता है। इसी वजह से इन्हें वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। लेकिन यूरोप का डिवीजन आखिर हुआ कैसे था, आइए पहले इसे समझते हैं। एन आई कर्टन डिवाइड्स ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप। सोवियत यूनियन का एक मेन गोल खुद को वेस्ट की तरफ से होने वाली इन्वेजन से शील्ड करना था। बहुत से इन्वेजन की वजह से सोवियत यूनियन के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा था क्योंकि उसके पास वेस्ट की तरफ से कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं था। इसीलिए कभी न कभी रशिया अपने एक नेबर का शिकार रह चुका था।
17 सेंचुरी में फोर्स ने कर्मलिन पर अटैक किया था और उसी के अगली सेंचुरी में स्वीडन ने रशिया पर अटैक किया था और 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर इन्वेजन किया था। ये था गाइस कोल्ड वॉर का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।